हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में जो अपन ने किया था वो क्या था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट एंटर परपेंडिकुलर टू इट। ओके, अच्छा, उसके अंदर अपने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो एक तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर पाथ। अच्छा, दूसरा जो मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगता है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, और जो उसके पाथ की रेडियस आती है mv/qb। ठीक है, टाइम पीरियड कितना आता है? टाइम पीरियड आता है 2πm/qb, और फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? qb/2π। ओके, अच्छा, ये बात की रेडियस, टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट कंप्लीट सर्कल करने में जो टाइम लगेगा, है ना। एंड द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अगर मैंने कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर किया और उसकी स्पीड v थी, तो उसका टाइम पीरियड आया t। अगर स्पीड को मैं v की जगह 2v कर दूं तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो टाइम पीरियड t ही रहेगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड बढ़ाने पे क्या होगा? रेडियस बढ़ जाएगी और जो पाथ है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी टाइम पीरियड सेम ही रहता है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे काम में आएगा ना। चलिए जी, इसके आगे और देखिए। चलिए, एक बात ऐसे मान लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने चार्ज पार्टिकल को v स्पीड देके एंटर किया और इसने ये अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर दिया। अच्छा, तो इस चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज मान लीजिए q है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो डायरेक्शन तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर यानी वेलोसिटी, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स लगा इधर। क्या ये फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा? यस सर। और होगा कितना? ये qvb। कितना होता है? qvb sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू 90 है ना, परपेंडिकुलर एंटर किया है। अच्छा, क्या ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है? यस सर। अच्छा, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हमेशा किससे पास होगा? ये सेंटर से, है ना। इट्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो कभी भी मैं कहूँ आपसे चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैं आपको पूछूं कि सेंटर कहाँ पे होगा, तो आप किसी भी पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो और जिधर फोर्स लग रहा है, फोर्स पक्का सेंटर से पास हो रहा होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। चलिए जी, देखिए करते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन। देखो, जैसे मैंने आपको बोला, चलिए मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है। यहां से चार्ज पार्टिकल आया जिसका चार्ज q, मास m और स्पीड v थी। ये बॉल है, ऐसी दीवार खड़ी है ना, इस टाइप की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, अब ये जो चार्ज पार्टिकल को ऐसे वॉल की तरफ मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो सीधा जाकर किससे टकराएगा? मैंने कहा मैं चाहता हूं ये दीवार से ना टकराए, तो दीवार से ना टकराए तो इसको मोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो मैं कह कि यहां से x दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया। तो जैसे ही क्या मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, जैसे ही एंटर करेगा तो फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो फोर्स किधर लगा? अब जब ये इधर आएगा तो स्पीड इधर होगी इसकी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक, तो मैंने कहा कि कितना मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि ये इस दीवार से ना टकराए। ये x दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। अच्छा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर ऐसे मुड़ेगा, तो हो सकता है यहाँ पे जाके टकरा जाए, है ना। अच्छा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे मोड़ते मोड़ते इधर से यूं मुड़ता मुड़ता यूं मुड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो देखो ये इधर से एंटर किया पर दीवार को टच नहीं किया, जस्ट इसके पास से और इधर मुड़ गया, तब इसका मतलब
ये जस्ट मतलब कि दीवार के जस्ट पास पहुंचा है ना, टकराया नहीं है दीवार से। अच्छा, तो सबसे पहले देखो कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ था, मुझे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा मिनिमम कि ये इससे ना टकराए। तो मिनिमम इतना लगाना पड़ेगा कि कम से कम ये दीवार से टकराने से पहले ये मुड़ जाए, है ना। अच्छा, एक चीज गौर से देखना, अगर मैं कहूँ कि जो ये सर्कुलर पाथ है इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो पहली बात तो आपकी ये है कि देखिए इधर वेलोसिटी, इधर मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर क्या लगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये फोर्स का क्या, फोर्स हमेशा सेंटर से पास होता है। यस सर, यानी सेंटर इसी लाइन पे जहां पे भी है, इस लाइन पे सेंटर है। ठीक है, अब इस पे कहाँ है वो बाद में देखेंगे, पर ये सेंटर है। अच्छा, और ये सर्किल है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस रेडियस हो गई? यस सर, है ना। अगर ये एक्स दूरी जो दे रखी है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इतना लगाना पड़ेगा कि इस पाथ की, इस जो ये सर्कुलर पाथ जो बना है चार्ज पार्टिकल का, इस पाथ की मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है? एक्स। एक्स से ज्यादा रेडियस हो गई, एक्स से बड़ी रेडियस, तो फिर ये दीवार से टकरा जाएगा। ठीक है, इससे कम हुई जब तो ठीक है, नहीं टकराएगा। पर जो आर की यानी इसके पाथ की जो मैक्सिमम रेडियस हो सकती है वो कितनी हो सकती है? एक्स हो सकती है ना, एक्स से ज्यादा नहीं हो पाएगी। अच्छा चलो, आर का फॉर्मूला कितना होता है? आर इक्वल टू होता है भाई एम वी बाई क्यू बी। मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो बी की वैल्यू चाहिएगी मेरे को एम वी बाई क्यू और आर। क्या मैं यहाँ पे आर की मैक्सिमम वैल्यू रख दूंगा तो क्या बी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी? तो जो मुझे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? एम बी बाई क्यू, और आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एक्स। इसकी जगह जैसे मैं आपको बोल देता प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का क्या आपको चार्ज पता होता? यस सर। क्या आपको उसका मास भी पता होता? यस सर। मैं आपको v की वैल्यू देता और उसके साथ x की वैल्यू देता। तो अगर मैं ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता, जैसे मैं इसमें कहा था चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज जो है, मास है, स्पीड भी है, तो जैसे मैं इसको बोल देता कि मान लो प्रोटॉन है, तो यहाँ पे चार्ज वैल्यू कितनी हो जाती, मास वैल्यू कितनी हो जाती, जैसे मैंने स्पीड बोल दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, x बोल दिया मैंने 1 मीटर है। तो सारी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो क्या बी मिनिमम की वैल्यू भी निकल आएगी? यस सर, बी की क्या निकल आएगी? वैल्यू। अच्छा जी, और देखिए चलो ये पार्टिकल इधर से एंटर किया और इधर आया, चलो तो देखो सेंटर इस लाइन पे ही कहीं पे लाई करेगा, तो एक बात तो फिक्स है कि ये लाइन, ये दो लाइन, ये डायमीटर है, ये क्या है? डायमीटर इस सर्किल का ना, जो सर्किल के दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन जो सेंटर से पास होती है वही तो डायमीटर होता है, ये इसका डायमीटर है। अच्छा ये डायमीटर है तो इधर एग्जैक्ट कैसा है? हाफ सर्किल। अच्छा जब ये इस पॉइंट पर आएगा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये पार्टिकल सीधा जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स लगना बंद हो गया, फोर्स ही नहीं लगेगा तो पार्टिकल मुड़ेगा, फिर पार्टिकल क्या जाएगा? स्ट्रेट जाएगा ना, एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जब जो आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जो कंप्लीट ना होता है पार्शियली एंट्रेंस भी बोल दिया जाता है कई बार इसको ना। अच्छा जी चलिए और समझिए, देखिए जैसे मैंने आपसे सिंपली बोला कि मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, रेस्ट्रिक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड, इसके इधर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यहां पे चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे एंट्री करवाई, ठीक, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री, क्या एक परपेंडिकुलर एंट्रेंस है? यस सर, परपेंडिकुलर है ना। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में तब भी एंगल 90 डिग्री हो, तो इस लाइन के साथ 30 दे रखा है ना। अच्छा अब ऐसे जैसे एंट्री किया चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अच्छा तो जैसे इसके अंदर एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसका पाथ, इसके जैसे एंटर करेगा उसके बाद इसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा, वहां तक ये स्ट्रेट लाइन में भाग के आया है चार्ज पार्टिकल, है ना। मान लीजिए वही चार्ज इसका q है, मास m है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे b है, उसकी स्पीड मान लीजिए v है, स्पीड कितनी है? v। अच्छा बाकी वो मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसे न्यूमेरिकल दूंगा तो चार्ज पार्टिकल का नाम दे दूंगा तो आपको q पता होगा, m पता होगा, स्पीड की वैल्यू दे देंगे,
तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है, पर अपन तो सिंपली क्यू वी और एम में निकाल लेते हैं ताकि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुट करते जाएंगे आपके पास आंसर आते जाएंगे ना। अच्छा, अब ये ऐसे एंट्री किया तो एक चीज सोचने वाली है कि जब ये एंटर कर रहा था तो बी की डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन अंदर, तो देखो तीनों को परपेंडिकुलर करो, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर, सेकंड फिंगर सेकंड वेक्टर, और ये क्या आ गया फोर्स की डायरेक्शन, है ना, क्यू वी क्रॉस बी होता है ना फोर्स। फर्स्ट वेक्टर कौन सा v, सेकंड वेक्टर कौन सा b, और रिजल्टेंट कौन f। f की डायरेक्शन कैसे निकाली, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर, स्पीड की डायरेक्शन, जिधर ये पार्टिकल आ रहा था ना वेलोसिटी डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स आया ऐसे, तो हम इधर आ रहे हैं ना ऐसे, फोर्स लगेगा इस लाइन पे, ठीक, ये 90 डिग्री है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, देखो ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो देखो ये अब ये इधर आ रहा है, जिधर भी आएगा तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यस सर, ये यानी वेलोसिटी और ये परपेंडिकुलर है ना, तो इधर फोर्स लगेगा। चलो जी, अच्छी बात है। अच्छा, फोर्स इधर लगा तो पक्का से सेंटर इस लाइन पे होगा, इस वाली लाइन पे, ठीक है। अब आप जहां पे भी सेंटर होगा इसको सेंटर मान के इधर से आप कंपास रखो और एक सर्कुलर पाथ बनाओ इधर से, ठीक। यहां तक जैसे चार पार्टिकल जैसे इससे बाहर निकलने लगा उसके बाद इसका पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। चलिए, अब कुछ सोचने वाली बात है, मान लीजिए कि ये सेंटर मान लीजिए, है ना। अच्छा, तो देखो अगर ये सेंटर है तो देखो ये एंगल भाई 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री हो जाए, यस सर। देखो ये 30 ये 90, तो ये कितना हो गया 60। अच्छा, कमाल की बात ये कि देखो ये सेंटर है तो ये रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यस सर, तो ये एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री। अच्छा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, है ना, ये फिक्स है। देखो जितने एंगल पे एंटर करता है उतने ही एंगल पे निकलता है ना, सिमेट्रिक से बोल सकते थे आप इस चीज को, ठीक है। बाकी आपको कंसेप्चुअल देखिए इसको, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 60 क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों लाइन रेडियस है, ये 60 है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। चलो अच्छा, और देखो ये 60 ये 60, तो भैया ये कितना सर, ये भी 60, ये भी कितना, ये भी 60। अच्छा, अब अगर मैं कहूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि चार्ज पार्टिकल कितनी देर बाद बाहर निकल जाएगा, तो मुझे पता था कि कंप्लीट सर्किल लगाने में जो टाइम पीरियड होता था वो होता था 2 पाई m/qb। इतने टाइम में तो चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट सर्किल लगाता है। अभी कंप्लीट सर्किल क्या है या इतना ही किया है, इतना ही किया है। अच्छा, ये एंगल कितना है भाई 60 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट सर्किल जब बनता है तो सेंटर में कितना एंगल बन जाता है 360, कितना बन जाता है, तो देखो 360 एंगल टर्न होने में कितना टाइम लेता है t, तो 1 डिग्री में अपॉन 360, और अभी कितना घुमा है 60, तो 60 डिग्री में कितना लेगा भाई इंटू 60, इसको इससे कट कर लीजिए, कितना आ गया 6, तो जो टाइम लेगा वो टोटल टाइम पीरियड का 1/6 पार्ट लेगा, तो टाइम की वैल्यू आ गई भाई t/6 यानी पाई m/3qb, 6 का डिवाइड कर दो टाइम पीरियड है ना, तो इतनी देर बाद ये पार्टिकल बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, कितना, तो देखो एंटर किया था इस लाइन से 30 डिग्री पे एंटर किया था और बाहर निकला जब इधर से ये 30 डिग्री था, बाहर निकला जब, और जब एंटर किया तो इधर से 30 डिग्री था, ठीक है। तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ, क्या ये वाला डिफ्लेक्शन हुआ, ये पूरा घुमा, तो देखो ये 30 देखो इधर जा रहा था, इधर जाता जाता इधर घूम गया, है ना, टोटल ये डिफ्लेक्शन हुआ इसका, तो ये 30 ये 30, तो कितना हो गया 60, तो मेरे हिसाब से ये वाला एंगल कितना हो गया भाई 120 डिग्री, बोलो हुआ नहीं हुआ, ये 30 ये 30 कितना हो गया 60, 30 60, ये हुआ 120, और ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई पूरा यहाँ से 60, तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ है भाई 60 डिग्री, किधर एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है।
टाइम कितना लेगा बाहर निकलने में, इतना टाइम लेगा। एंटर करते टाइम इसकी स्पीड v थी, बाहर निकलते टाइम स्पीड कितनी होगी, v ही रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को चेंज, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर रहता है, इसका वर्क हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए जी और देखिए। अब इसी में मैं बोली, इसी क्वेश्चन में जैसे पार्टिकल इधर से थोड़ा इधर से निकल गया, बोला कि जस्ट बस इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, मैं इसकी जगह इसको यहां से एंटर कराता, तब कितनी देर बाद बाहर निकलता। तो देखो बात समझिए, देखो जब मैंने इधर से 30 डिग्री पे एंटर कराया तो ये इधर से निकला, टाइम कितना लिया, t/6। अब मैं क्या करूं, जस्ट इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, इसको इधर की जगह में इधर से एंटर कराऊं, तब कितना टाइम लेगा बाहर निकलने में। तो देखो फिर से सोचने वाली बात देखो क्या है, डायरेक्शन रिवर्स करने से देखो होगा क्या, अब वो यहां की जगह यहां से आपने बस डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ये मैग्नेटिक है, तो आपने जब इधर से एंटर करवाया था इधर से, तो कुछ ऐसा पाथ खुला था, यस सर। अब देखो, अब वेलोसिटी डायरेक्शन क्या, इधर वाली, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वेक्टर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब किधर आया, इधर, यानी अब सेंटर इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा वो सेंटर, है ना। अच्छा अगर यहाँ पे सेंटर है इस लाइन पे, जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ से कंपास रख के आप सर्किल बनाओगे तो कैसा बनेगा भाई, ऐसा। तो देखो आपने डायरेक्शन रिवर्स की है, तो पाथ होगा वो नहीं है, देखो इधर से एंटर कराया तो ऐसे निकला था, अब आप इधर से एंटर कराओगे तो इसी पाथ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो डिपेंड करेगा ना फोर्स की, आपने स्पीड की डायरेक्शन चेंज की है तो क्या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब देखो फोर्स जो लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन आ गई इस डायरेक्शन में, यानी सेंटर इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। अरे यहाँ पे है सेंटर, तो यहाँ पे तुम पास रख के बनाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, वो सब सेम चीज। देखो ये 30 है, तो एंटर करते टाइम, तो ये निकलते टाइम भी कितना होगा भाई, 30 ही होगा, निकलते टाइम भी कितना होगा, 30, है ना, वो मैंने आपको समझा भी दिया था, है ना। पर इस बार पाथ कौन सा हो गया ये, अब देखो ये 30, तो दोनों एंगल कितने हो गए भाई, 60 डिग्री, तो बचा हुआ ये एंगल कितना होता है, देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों तो 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 30 60, तो ये एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल, ये बचा 120 डिग्री, कितना बचा, 120। चलो उसको छोड़ो, आप मान लीजिए ये आपका सेंटर था और ये इसकी लाइन हो गई ये, और ये हो गई, ठीक। अच्छा अब आप देखो, तो ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये वाला दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल होगा भाई 60 डिग्री, कितना होगा, 60 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा भाई, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा भाई, 60 डिग्री। अच्छा अब पार्टिकल कितना रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये इतना एंगल टर्न किया है मैग्नेटिक फील्ड में, एंटर किया था तब यहाँ पे एंटर किया था, तो ये लाइन यहाँ पे थी, घूम के आया, तो देखो वापस देखना, देखो इधर 30 डिग्री पे एंटर किया था, इधर ये 30 डिग्री पे एंटर किया, एंटर करने के बाद इधर फोर्स लगा तो इधर ये मुड़ के ये आ गया, इधर बाहर निकला तो ये भी 30 डिग्री हुआ। अच्छा ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, 60, ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60, ये 60 है तो ये भी कितना है भाई, 60। पर अब जो एंगल टर्न बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, ये वाला। पिछली बार देखो चार्ज पार्टिकल सेंटर यहाँ था, वो देखो ये 60 था, इधर ये एंगल 60 बन रहा था, तो ये एंगल कितना बन रहा था भाई, 60 डिग्री। तो चार्ज पार्टिकल जो पाथ उसने लिया था, वो पाथ सेंटर पे कितना एंगल डाल रहा था, 60 डिग्री। इस बार जो पाथ लिया है वो सेंटर पे कितना एंगल डाल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ कौन सा लिया, इधर वाला, तो एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। कितना बन रहा है भाई, 120 डिग्री, ठीक है। सॉरी 120 क्यों, 360 में 6 पे हटा दो, कितना बचा, 300, टोटल 360 होगा ना, 300 डिग्री अंदर रहा है, ठीक है। तो देखो एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है, 360 में t, तो 1 डिग्री में और 300 में इंटू 300, ये कैंसिल,
3 से कट कर दो इसको 10, 3 से कट कर दो इसको 12, ये 2 से 5 6, तो 5t/6 टाइम लगेगा। यहाँ पे t की वैल्यू चाहो तो आप रख सकते हो, कितनी होती है भाई 5/6 2πm/q2। ठीक, तो डायरेक्शन रिवर्स करने से देखो पाथ ही चेंज हो गया है। अब पहले इधर से एंटर ट्रायल यूं निकला था, इधर एंटर ट्रायल तो यूं घूम के आया। पिछली बार जो जितनी देर चला था उस सेंटर पे कितना एंगल डाल रहा था 60 डिग्री, इस बार जितना चला है यहाँ से लेके यहाँ तक वो एंगल डाल रहा है 300 डिग्री, है ना। देखो सर्किल लगभग कंप्लीट हो गया, यहाँ से एंटर किया था पूरा घूम के यहाँ तक आ गया है ना। वो कैसे पता चला, सबसे पहले आपको सेंटर निकालना पड़ेगा, और सेंटर उसी लाइन पे लाई करेगा जिस लाइन के ऊपर फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जी, चलिए और देखिए देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस से जस्ट ऊपर ऊपर है ना। और मान लीजिए डायरेक्शन से चलो बाहर ले लेते हैं, किधर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब भाई हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है ना। ये एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर, चलो पूरे भी मान लो। मैंने कहा कि ये जो ओरिजिन है इस पे वाई एक्सिस के अलोंग मैंने एक चार्ज पार्टिकल भेजा जिसका चार्ज क्यू था, मास m था, स्पीड v थी, मैग्नेटिक फील्ड v था। ठीक है, एंटर कराया तो सबसे पहले देखो फोर्स किधर लगेगा। तो आपने ओरिजिन पे जब एंटर कराया था तो फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स लगेगा इस लाइन पे। तो यहाँ जैसे एंटर कराओगे तो फोर्स लगेगा इस लाइन पे, यानी इसका जो सेंटर लाई करेगा इस सर्कुलर पाथ का वो इस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, पहली बात तो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात, अच्छा फोर्स डायरेक्शन है तो ये इसको यूं कुछ घुमा के यूं लेके आएगा। ठीक, अच्छा अब मैं आपको बोलूं कि सेंटर के कोऑर्डिनेट बता दो, सेंटर के कोऑर्डिनेट बता दो। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट देखो जहां पे भी होगा y कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 ही होगा। अब बात आई x कोऑर्डिनेट की। अच्छा मान लीजिए ये सेंटर है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है क्या ये रेडियस होगी? यस सर। और रेडियस कितनी होती है सर्कुलर पाथ में? r इक्वल टू कितना होता है, चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। ये डिस्टेंस r होगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r,0 कितने होंगे, ये r,0। अब r का आपको क्वेश्चन दे दिया था ना, आपने रेडियस को रिप्रेजेंट किया है r से, तो रेडियस की वैल्यू होगी कितनी भाई mv/qb। तो भाई जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट आएंगे mv/qb, 0, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, मैंने कहा इसकी मोशन के दौरान मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, मैक्सिमम, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, क्या ये भी रेडियस है? यस सर। तो मैक्सिमम जो y कोऑर्डिनेट जाएगा वो भी जाएगा mv/qb, ये y कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम। मैंने कहा x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो x की मैक्सिमम वैल्यू भाई ये ओरिजिन है तो यहां से लेके यहां तक होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, डायमीटर हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कितना है भाई 2r, यानी 2 और r की वैल्यू mv/, ठीक है। चलिए जी और देखिए, ये रेस्ट्रिक्टेड मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन थे ना, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हर जगह लेगा, कुछ बाउंडेशन थी कि इस लाइन के इधर इधर है ना, तब ऐसा होता है रेस्ट्रिक्टेड, तो उसके क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। और कंप्लीट तो आपको रेडियस, टाइम पीरियड और वो तो आपको पता ही है। चलिए अब दूसरा केस करते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं करता है ना, तो उसको ओब्लिक एंट्रेंस भी बोल दिया जाता है ना, जब 90 डिग्री पे एंटर नहीं कर रहा है ना। अच्छा तो देखिए मान लीजिए सेकंड केस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा 3D में बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लाइन को आप टेढ़ा मान लीजिए ऐसे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ठीक। चार पार्टिकल अब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर नहीं, मान लीजिए इधर एंटर किया, यहां से थीटा एंगल पे,
देखो ऐसा समझिए, जैसे ये मेरे फिंगर्स दिख रही हैं, ये समझ लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, और आपको ये वाला एंगल दे रखा है कितना, थीटा। परपेंडिकुलर एंटर करता तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूं है तो परपेंडिकुलर एंट्री तो ये वाली होती, अब ये ऐसे नहीं, ऐसे टेढ़ा एंटर कर रहा है थीटा एंगल पे, है ना जी। अच्छा, अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक तो कर लो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और एक कर लो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ऐसे यू टेढ़ा एंटर किया गया है ना ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो इधर और एक इसके परपेंडिकुलर। अच्छा, जो इधर कंपोनेंट आएगा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, थोड़ा मैं इसको v पैरेलल लिख लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ये कितना आएगा जी v cos थीटा, और जो ये परपेंडिकुलर आएगा ये कितना आएगा जी v sin थीटा, है ना। वेक्टर क्वांटिटी कंपोनेंट आ गया ना आप लोगों को, जिधर थीटा बनता है उधर cos और दूसरी तरफ sin। अच्छा जी, अब देखो अगर ये कंपोनेंट नहीं होता पैरेलल वाला, सिर्फ ये होता परपेंडिकुलर वाला, तो सिर्फ परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। अगर ये अकेला कंपोनेंट होता तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे एंटर कराते हैं, ऐसे जैसे एंटर कराते हैं वो यूं घूमता है एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ में, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, पर अभी तो ये भी है। अच्छा, पहले अब ये देखो कि जो ये कंपोनेंट आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इट इज द परपेंडिकुलर टू स्पीड एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या लगता है, परपेंडिकुलर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा। अब फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो एक्सीलरेशन में कितना होगा, 0, और एक्सीलरेशन 0 तो यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। या आप वैसे भी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में लॉरेंस फोर्स के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया जब थीटा इक्वल टू 0 होता है या 180 होता है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो देखो अभी इस कंपोनेंट के लिए थीटा मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो कितना आएगा भाई, फोर्स के लिए 0। इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब दूसरी बात देखिए, अब यानी अगर सिर्फ वो कंपोनेंट होता तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता। अब इसके अलावा ये कंपोनेंट और है, इधर भी चार्ज पार्टिकल चल रहा है पर इधर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इधर स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो देखो पाथ कैसा हो जाएगा। अब देखो जैसे ये इधर से घूम के आया इधर, अगर ये वाला कंपोनेंट नहीं होता तो इधर से चालू हुआ क्या एग्जैक्ट इधर ही आ जाता, तो सर्किल बनता, फिर इधर घूमता, फिर इधर ही आ जाता। अब देखो आप इसको यूं भी घुमाते रहो और यूं आगे ले जाते रहो, ठीक है। तो कैसा पाथ बन गया, देखो इधर से चालू होगा घूमना, अब ये कंपोनेंट है तो साथ साथ इधर भी चलेगा, तो जब ये पूरा कंप्लीट सर्किल करके आएगा तो इधर से चलेगा, तो क्या ये थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं है, देखो थोड़ा सा आगे, क्योंकि इधर भी चला है, फिर अगली बार जब चक्कर लगाएगा तो थोड़ा सा और आगे। जो पाथ है ये कैसा बन जाएगा, हेलिकल। कैसा बन जाएगा, इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल, है ना। तो देखो कैसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। तो जब एक परपेंडिकुलर एंटर नहीं करता है तो पाथ कैसे हो जाता है, हेलिकल हो जाता है। बात समझ में? अच्छा जी, अब देखिए अगर ये पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं होता तो जैसे मान लो इधर से चालू होता घूमना, तो घूम के क्या एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आ जाता, यस सर। पर अब ऐसा नहीं है, इस कंपोनेंट की वजह से क्या ये इधर घूम के थोड़ा सा इधर आके रुका है, जैसे चालू हुआ इधर से तो वापस घूम के क्या इधर पहुंच गया, यस सर। क्या इतना शिफ्ट हुआ है इस डायरेक्शन में। अच्छा, एक कंप्लीट सर्किल में, एक कंप्लीट साइकिल में ये जितना आगे शिफ्ट हो जाता है इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच, इस हेलिकल पाथ के ना। तो पिच क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक टाइम पीरियड में। यहां से अगर टाइम पीरियड कितना लगेगा, टी, कंप्लीट सर्किल वाला। पर अगर ये कंपोनेंट नहीं होता तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाता, तो एग्जैक्ट सर्किल होता, पर इतना आगे किसका। तो जो टाइम पीरियड, जितने टाइम में पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जितना शिफ्ट हो जाता है उसको क्या बोल दिया जाता है, पिच, ठीक है। The displacement of charged particle in the direction of magnetic field in one time period is known as pitch। चलिए पिच की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए पिच को लिखा मैंने टी से, क्या इस डायरेक्शन में आपको स्पीड पता है, यस सर। और स्पीड पता है क्या कांस्टेंट है, यस सर। और कितने टाइम में, टी टाइम में। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम,
अच्छा जी, क्या इसकी वैल्यू आपको पता है? यस सर, कितनी है? v cos थीटा और इनटू टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड कितना होगा? एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है भाई? जो टाइम पीरियड था वो 2 पाई m बाई क्यू भी था, है टाइम पीरियड था इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। देखो क्या चेंज हुआ है भाई, जो परपेंडिकुलर स्पीड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो चेंज हो गया। पहले पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी, अब एक कंपोनेंट आ रहा है परपेंडिकुलर। पर आपको पता है टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू वही उठा के रख दो, तो कितना आ गया देखो, पिच की वैल्यू v cos थीटा 2 पाई m बाई q। ठीक है, अगर मैं कहूँ इस हेलिकल पाथ की रेडियस बताइए, तो हेलिकल पाथ की भी रेडियस कितनी हो जाएगी? r की अगर वैल्यू कितना होता है भाई? mv बाई qb। इसकी जगह आप इसको याद रखो, mv परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? v sin थीटा। यहाँ पे कितना आएगा जी? v sin थीटा, क्योंकि दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर पाथ। इस कंपोनेंट की वजह से तो सर्किल कर रहा है, इसकी वजह से तो सीधा इधर चल रहा है मात्र, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? बस v परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो देखो, जब परपेंडिकुलर एंटर नहीं करता है तो पाथ कैसा हो जाता है? पहली चीज हेलिकल, पाथ कैसा हो जाता है? हेलिकल हो जाता है। दूसरी चीज जो पिच होती है वो कितनी आती है? v cos का यानी v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, और रेडियस कितनी हो जाती है? v परपेंडिकुलर अपॉन qb। ये क्या होगी? इसके पाथ की रेडियस। चलिए जी और देखिए, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस फील्ड, है ना। क्रॉस फील्ड की एप्लीकेशन। अगर मुझे ये तो पता चल गया, मुझे ये तो पता चल गया कि अगर अकेला मैग्नेटिक फील्ड हो तो पाथ कैसा हो सकता है? या तो सर्कुलर या हेलिकल पाथ, है ना। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है ना, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले चार्ज पार्टिकल तो। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे पता है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। ऑलवेज नहीं चलता वो अलग बात है, बाकी चलेगा, है ना। अच्छा, अब देखो, अब क्रॉस फील्ड, दोनों फील्ड एक साथ हैं और अगर चार्ज पार्टिकल इसमें रख दिया जाएगा तो कौन फोर्स लगाएगा? मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर आप उसको रख दोगे रेस्ट पे तो। पर अगर आपने उसको कुछ स्पीड दे के एंटर करा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा लगता है, चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो तो हमेशा लगता है चार्ज पार्टिकल पे, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो। तो जैसे आप एंटर कराओगे किसी स्पीड से तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। ये दोनों फोर्स एक साथ लगने लग जाते हैं, है ना। इन दोनों फोर्स को एडजस्ट करके जो उसका डेविएशन है अपन उस पार्टिकल का डेविएशन अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं ना। अच्छा, इस कंसेप्ट को कई डिवाइसेस में काम में लिया जाता है ना। तो सबसे पहले जो क्रॉस फील्ड की एप्लीकेशन है, जहाँ पे क्रॉस फील्ड काम में लिया जाता है एप्लीकेशन, वो है पहली वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, हाँ। अच्छा, वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है? वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो एक चार्ज पार्टिकल की बीम में से, पूरी बीम चार्ज पार्टिकल की अगर पैरेलल चल रहे हैं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, तो उनमें से, और मान लो सभी पार्टिकल की स्पीड अलग है ना, तो उनमें से किसी पर्टिकुलर स्पीड के पार्टिकल्स को अलग करने की एक डिवाइस होती है ना। व्हाट इज द वेलोसिटी सेलेक्टर? वेलोसिटी सेलेक्टर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट द चार्ज पार्टिकल विद ए स्पेसिफिक स्पीड। एक पर्टिकुलर स्पीड के चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने की क्या है? एक डिवाइस है। अच्छा जी, वही, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स को एडजस्ट करके पार्टिकल का क्या डिफ्लेक्शन में चेंज कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हैं डिफ्लेक्शन चेंज। तो जब डिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हैं तो एक मैं पर्टिकुलर स्पीड वाले पार्टिकल का डिफ्लेक्शन एक सेट कर लेता हूँ ना। देखो वर्किंग देखो, आपको समझ में आएगा। तो वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या करते हैं कि क्रॉस फील्ड को काम लेते हैं। क्रॉस फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। तो चलो मैं मान लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इधर वाई डायरेक्शन मान लेता हूँ
और इधर मान लेता हूँ Z, ठीक। अच्छा मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और इधर लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू E, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी वेक्टर में क्या करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल की बीम होती है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उसको देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से परपेंडिकुलर है और उसको इन दोनों में परपेंडिकुलर एंटर कराया जाता है। मतलब कि चार्ज पार्टिकल बीम को ऐसे एंटर कराते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को एंटर करा दूं किधर x डायरेक्शन में, तो क्या तीनों परपेंडिकुलर हो गए? यस सर। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को पूरी बीम को तुमने एंटर कराया, उनमें से कोई एक चार्ज पार्टिकल समझो जिसका चार्ज q था, उसका मास m था और उसकी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की स्पीड v थी। तो जैसे ही वो यहाँ पे एंटर किया तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा दिया QE, कितना लगा दिया Q इंटू E। अच्छा अब मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में लग रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड इधर, वो तो 2D में इसलिए ऐसे टेढ़ा बनाया, बाकी लग तो इधर है ना। तो देखो फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, तो फोर्स किधर आया, नीचे, यानी इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो लगेगा नीचे, और ये कितना लगेगा QVB। QVB साइन थीटा लगता है ना, थीटा तो अपने 90 ले रखा है। अच्छा यानी इसमें दो फोर्स लेंगे, तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो चार्ज पार्टिकल इधर मुड़ जाएगा, अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, है ना। यानी ये फोर्स ज्यादा हुआ तो चार्ज पार्टिकल ऊपर, ये फोर्स ज्यादा हुआ तो चार्ज पार्टिकल नीचे, है ना। अच्छा ये फोर्स तो फिक्स है क्यों, पर ये वाला फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे यानी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। यस सर। तो देखो क्या ये वाला फोर्स हर पार्टिकल पे, जिनकी स्पीड कम होगी उनके लिए फोर्स कम होगा, जिन पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी उनके लिए फोर्स ज्यादा होगा। तो देखो जिन पार्टिकल की स्पीड कम है उसके लिए फोर्स कम है, पार्टिकल ऊपर मुड़ जाएंगे, जिनकी स्पीड बहुत तेज है उनके लिए ये पार्ट ज्यादा होगा तो नीचे मुड़ जाएंगे। पर एक स्पेशल वेलोसिटी के पार्टिकल जिनके लिए ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, वो पार्टिकल ना ऊपर मुड़ेंगे ना नीचे, क्या वो सीधे जाएंगे। यस सर। मान लीजिए तो कौन से पार्टिकल सीधे जाएंगे, जिनके लिए QE और QVB दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना Q से Q कैंसिल हो गया, तो V की वैल्यू आई E/B, E/A, यानी इस स्पीड के पार्टिकल सीधे जाएंगे, बाकी सारे पार्टिकल या ऊपर मुड़ जाएंगे या नीचे मुड़ जाएंगे, बाकी इस पर्टिकुलर स्पीड वाले पार्टिकल सीधे निकलेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो मैं अप्लाई करूंगा, तो मुझे जितनी वेलोसिटी के पार्टिकल में होंगे 100 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल अलग करने हैं, तो मैं इनका रेशियो ऐसा लूंगा कि इनका रेशियो 100 आ जाए, ठीक है। इस स्पीड वाले पार्टिकल तो अलग होंगे, तो ये दोनों कितने लगाने हैं, ये अपने हाथ में होता है, तो इसका रेशियो वेलोसिटी के बराबर ले लिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि वेलोसिटी सिलेक्टर में जो मैक्सिमम मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता हूं, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास अवेलेबल है वो मान लीजिए है 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा मुझे जो पार्टिकल अलग करने हैं उनकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने कहा कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड की कितने की आवश्यकता पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड मुझे कितना चाहिएगा, तो मैंने कहा कि भाई देखो V बराबर कितना होता है, ये वो स्पीड जिसके पार्टिकल अलग करने हैं, कितना भाई E/B, आपसे क्या B निकलवाया है, यस सर, तो कितना हो जाएगा भाई E/B, E की वैल्यू भाई कितनी 100, V की वैल्यू कितनी भाई 2, आंसर आ जाएगा 50 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तब चार पार्टिकल, इस स्पीड वाले चार पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन है क्रॉस फील्ड की, इसकी एप्लीकेशन है क्रॉस फील्ड की, ओके। चलिए जी और देखिए, ठीक। दूसरी है एप्लीकेशन और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है साइक्लोट्रॉन।
ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, स्टार लगा लेना, अच्छे से कर लेना, छोटा बड़ा क्वेश्चन इस पे आता ही रहता है ना। क्या चीज? साइक्लोट्रॉन। अच्छा साइक्लोट्रॉन क्या है? ये भी इसके अंदर भी अपन क्या काम में लेते हैं? क्रॉस फील्ड। आपने क्रॉस फील्ड के ऊपर बेस्ड दो डिवाइसेस है, एक तो है वेलोसिटी सिलेक्टर जो भी अपन ने की है, और दूसरी कौन सी है आपकी? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर भी क्या काम में लिया जाता है? क्रॉस फील्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, उनको एक्सीलरेट करने की, है ना, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ाने की एक डिवाइस है ना। ये चार्ज पार्टिकल की एनर्जी, जैसे आपने वो सुना होगा, जैसे वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जैसे अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर अपने बॉम्बार्ड कराया गया था ना, तो बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल जाकर टकरा रहे थे ना। अब उसकी एनर्जी कैसे, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी कैसे दी जाती है? ठीक है, एक तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सीलरेट कर दिया जाए, दूसरा ये होता है कि साइक्लोट्रॉन में डाल दीजिए। साइक्लोट्रॉन का काम ही होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना, उसकी एनर्जी को बढ़ाना, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना ना, ये काम होता है साइक्लोट्रॉन का। तो ठीक है, चलिए अब हम डेफिनेशन पे आते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस which is used to accelerate the charge particle up to high energy level। ठीक है, cyclotron is a device which is used, cyclotron is a device which is used to accelerate charge particle up to high speed, high speed तक accelerate करने के काम आता है। ठीक है, हाई एनर्जी लेवल तक। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करें अगर मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर अकेला मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो भाई वो तो स्पीड चेंज नहीं कर सकता, वो तो स्पीड को क्या रखता है भाई? कांस्टेंट रहता है। यानी देखो, अकेले मैग्नेटिक फील्ड से तो आप चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकते, यानी आप उसको एक्सीलरेट नहीं करवा सकते। ठीक है, इसलिए इसके अंदर देखो क्रॉस फील्ड काम में जाता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकता है एनर्जी? यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर होती है डायरेक्शन? लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पार्टिकल जैसे आप उसके अंदर रखा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता है। ठीक है, क्या अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा पाएगा? यस सर। ठीक है, यानी मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता नहीं है उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा पर लगाते क्यों है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड तो एनर्जी बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, फिर भी क्यों लगाते हैं वो भी आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, समझिए उसका भी कुछ यूज है। ठीक है, अच्छा तो साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जस्ट उसके पाथ को सर्कुलर करता है। कैसा करता है? उसके पाथ को सर्कुलर करता है। ओके, तो सबसे पहले भाई डेफिनेशन थी साइक्लोट्रॉन की, मेरे हिसाब से सभी बच्चों की याद होगी। क्या है? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल अप टू वेरी हाई एनर्जी लेवल। दूसरी बात आती है इसका प्रिंसिपल। क्या आती है? प्रिंसिपल। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, ये एक तो साइक्लोट्रॉन किस पे बेस्ड होता है? क्रॉस फील्ड पे। किस पे होता है? क्रॉस फील्ड पे, है ना। अच्छा जी, इसका प्रिंसिपल होता है कि अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में से बार बार पास करूं, बार बार, है ना, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको बार बार क्रॉस कराया जाए, तो जितनी बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा उतनी बार उसकी क्या बढ़ती है? एनर्जी बढ़ेगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ऐसा अपन अगर उसको बार बार उसको क्रॉस करा रहे हैं तो उसकी एनर्जी को अपन काफी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल सिंपल सा ही कहता है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, again and again with the help of magnetic field, then its energy can be increased up to high energy level। ठीक है, अच्छा ये अभी थोड़ा सा पता लग रहा होगा, अभी अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप उसको देखोगे कैसे वर्क करता है, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप समझे प्रिंसिपल क्या है? The energy of charge particle can be increased up to very high energy level when it passing through electric field again and again with the help of magnetic field। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। अच्छा, अब इसकी वर्किंग, इसकी स्ट्रक्चर ये अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।